तो आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की 5th वॉल्यूम और हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ हरियाणा का पार्ट 3। तो जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोस में हरियाणा प्लेसेस में हमने देखा था प्राचीन नगर और उनके महत्व, तो हम उसी पार्ट को आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट जो प्लेस है वो है बिलासपुर। जो बिलासपुर है वो जगाधरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगाधरी भी हमने किया था, वो कल वाली वीडियो में है, आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जगाधरी जो है इसका संबंध महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास से माना जाता है। बिलासपुर का ऋषि वेद व्यास से इस तरह संबंध है कि एक कहावत है जिसके अनुसार ऋषि वेद व्यास की कुटिया यहाँ पर बताई जाती है और जिसके नाम पर यहाँ के स्थान का नाम व्यासपुर कर दिया गया था, लेकिन समय के साथ इसका नाम व्यासपुर से बदलकर बिलासपुर हो गया। और इस स्थान पर हमें वास्तुकला के अवशेष मिलते हैं और यहाँ पर 3री शताब्दी के सिक्के और 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उमा महेश्वर की मूर्ति, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी की गणेश मूर्ति तथा निकट क्षेत्रों में गुप्तकालीन शिलालेखों के भी अवशेष मिलते हैं। तो ये तो थे बिलासपुर के बारे में। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन स्थान है सुत। तो एक चीनी यात्री था ह्युनसांग। तो ह्युनसांग ने एक पुरातन नगर का जिक्र किया था जिसका नाम था श्रूधन। तो उस श्रूधन वर्णन में सुध गांव के अवशेषों का मिलता है। मतलब पहले जो श्रीनगर था उसको अब सुध गांव के नाम से जाना जाता है। और ये जो श्रूधन है ये उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था और जो पूर्वकालीन और मध्यकालीन साहित्य है और पाली साहित्य है इसमें इसका वर्णन किया गया है, बहुत बार किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट। पाणिनि की अष्टाध्यायी ये कई बार एमसीक्यूज में भी आ चुका है एचएससी के एग्जाम में, तो इसके संदर्भ में भी इसका जिक्र पाया जाता है। संस्कृत कृति वासवदत्ता में भी इस नगर की गरिमा का वर्णन है। ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यानी कि 1000 BC से पहले यह नगर जगाधरी की पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और अब भी है। और यह नगर बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु रहा है। मतलब शुद्ध जगह को बौद्ध धर्म के लिए माना जाता है। यहाँ पर 600 BC से 300 BC के पुरातात्विक अवशेष भी मिलते हैं। तो पुरातात्विक अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं और 5 ईस्वी से 6 ईस्वी कालिंग सुंग और कुषाणगुप्त तथा मध्यकालीन मठ के स्तूप भी मिले हैं। अब हमारा अगला प्राचीन नगर है पंचकुला। जो पंचकुला है हमें पता है ये हमारे राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के पास है, मतलब चंडीगढ़ में है ये। तो पंचकुला जो है वो अंबाला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अंबाला कालका रेलवे लाइन पर चंडीगढ़ के समीप स्थित है। कौन सी जगह है? अंबाला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग और अंबाला कालका रेलवे स्टेशन, इसके पास है ये। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। पंचकुला जो है आधुनिक सेंटरों में विभाजित है। इनमें 2 औद्योगिक क्षेत्र तथा एक कैक्टस उद्यान है। मतलब ये जो जगह है ये बहुत ही अत्यंत आधुनिकता से भरी हुई है। और पंचकुला ही वही जगह है जहाँ पर ट्रैक्टर के कलपुर्जों को बनाने वाली मशीन हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड भी स्थापित है। कौन सी है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, जहाँ पर ट्रैक्टर के कलपुर्जे बनाए जाते हैं। पंचकुला में एक युवा होटल का निर्माण किया गया है जिसमें युवा पर्यटकों की सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो एक तरीके से जो पंचकुला है वो बहुत आधुनिक जिला है। अगला है जींद। जींद जो है ऐतिहासिक के रूप की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। कहा जाता है कि इस स्थान पर सुखी खाजित जयंती देवी मंदिर है के नाम से इस नगर का नाम जींद पड़ा है। पहले सुविख्यात एक जयंती देवी मंदिर था, उसके नाम पे इसका नाम जींद पड़ा है। पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले अपनी सफलता के लिए विजय देवी जयंती देवी मंदिर का निर्माण करके श्रद्धापूर्वक देवी की आराधना की थी, ऐसा हमें पता है। और वही इसी को यहाँ पे जींद कहा गया। जयंती देवी की आराधना के बाद ही पांडवों ने कौरवों के विरुद्ध सत्य समर्पित महासंग्राम किया जो महाभारत के युद्ध के रूप में विश्व विख्यात हुआ और इसकी शुरुआत उन्होंने यहीं पर प्रार्थना करके की थी।
पांडवों द्वारा निर्मित जयंती देवी मंदिर के चारों ओर धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास हुआ तथा वहां बड़ी संख्या में लोग आबाद हो गए, जिसको आज हम जींद के नाम से जानते हैं। और ये जो जयंती देवी मंदिर है, इसके आसपास जो विकसित क्षेत्र है, इसका नाम पहले जयंतीपुरी था, जिसको कालांतर में जींद कहलाया। अब यह क्षेत्र शताब्दियों तक छोटे छोटे राजवंशों तथा रियासती सामंतों के हाथों में था, लेकिन किसी सामंत ने इस क्षेत्र को कभी स्नेह व संरक्षण नहीं दिया। मतलब जिस हिसाब से इसको एक स्नेह मिलना चाहिए था, एक अच्छे से एक उपाधि मिलनी चाहिए थी सामंतों की, वो इसे नहीं मिली, बल्कि जो राजनीतिक स्वार्थ लिप्सा थी वो इसमें लिप्त थी। मतलब इसको लूटा गया। यहाँ पर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अपनी एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। परिणाम स्वरूप इसे संगरूर जिले के साथ जोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, इसको किस जिले के साथ जोड़ा गया? संगरूर जिले के साथ इसको जोड़ दिया गया। तदोपरांत पंजाब व पेप्सू का जब विलय हुआ तो इसे संगरूर जिले के एक उपमंडल का दर्जा दिया गया। अगर यहाँ पर इतने ज़्यादा दंगे नहीं होते, मतलब इसको अगर संरक्षण पहले ही मिल जाता, तो ये छोटे छोटे राजवंशों में नहीं टूटता और ना ही फिर इसको संगरूर में शामिल करना पड़ता। लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अलग राज्य में अस्तित्व आने पर इस जिले को दर्जा मिला। तो कब मिला? हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद इसको दर्जा दिया गया। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन नगर है महेंद्रगढ़। जो महेंद्रगढ़ है उसको कानोड़िया ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। तो कानोड़िया इसके बसाए जाने के कारण यह कन्नौड़ के नाम से विकसित हुआ था। कानोड़िया ब्राह्मणों ने इसको बसाया था और ये कन्नौड़ के नाम से विकसित हुआ था। कहा जाता है कि इसे बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खान ने बसाया था। अगर ये क्वेश्चन आए HSC में कि इसको किससे बसाया था, तो मलिक महमूद खान ने इसको बसाया था। 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था और 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था। मतलब महेंद्र सिंह के रियासत बना दी थी और इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था और नारनौल निमाजत का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ निमाजत रखा गया। 1948 में पटियाला रियासत की नारनौल तथा महेंद्रगढ़ तहसीलें, यानी कि अगर देखा जाए तो 1948 तक जो पटियाला रियासत थी उसकी 2 तहसीलें थी, नारनौल और महेंद्रगढ़। तो इन रियासतों की चरखी दादरी तहसील तथा नाभा रियासत की बावल निमाजत का कुछ हिस्सा मिलाकर महेंद्रगढ़ जिले का गठन किया गया था। तो कौन कौन सी रियासत थी? चरखी दादरी तहसील, जींद रियासत, नारनौल तथा महेंद्रगढ़, इन सबको मिलाकर महेंद्रगढ़ का निर्माण किया गया था 1948 में पटियाला रियासत के अंतर्गत। उल्लेखनीय है कि महेंद्रगढ़ जिला राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ जिला मुख्यालय जिले के नाम के अनुरूप महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल नगर में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आए तो कि कौन सा ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय जिले में ही नहीं है, मतलब महेंद्रगढ़ में ना होकर ये नारनौल नगर में स्थित है। 1948 में महेंद्रगढ़ जिले के गठन के बाद जिलों के पुनर्गठन व नए जिले बनने की वजह से महेंद्रगढ़ जिले की भौगोलिक सीमाओं में अब अनेक परिवर्तन किए गए हैं। मतलब अगर हम प्रेजेंट टाइम में महेंद्रगढ़ को देखें और 1948 के महेंद्रगढ़ को देखें तो काफ़ी डिफरेंस उसकी सीमाओं में मिलता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन नगर है वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ एक ऐतिहासिक नगर है। जो लोगों में ये कथाएं हैं कि एक निर्धन किसान वल्लभ सिंह ने इस नगर की नींव रखी थी। बाकी ऐतिहासिक तौर पर इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई है। दैविक कृपा से उस किसान की काफी मात्रा में स्वर्ण भंडार मिला, जिस वजह से उसने इसकी स्थापना की और बताया जाता है कि उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों की 7 पीढ़ियों तक आसपास 200 गांवों पर राज किया था। तो एक किसान के पास इतना सारा धन आ गया कि उसने 200 गांवों पर राज किया और उसने एक ऐतिहासिक नगर बसा दिया जिसको आज हम वल्लभगढ़ नाम से जानते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस नगर को बलराम ने भी बसाया था। मतलब काफी जनश्रुतियां हैं इस नगर की उत्पत्ति को लेकर। संभवतः इस नगर का नाम वल्लभगढ़ से कालांतर में वल्लभगढ़ हो गया। मतलब कह सकते हैं कि बलरामगढ़ अब वल्लभगढ़ है। नगर के प्राचीन किले की परिधि से बाहर का नगर वल्लभगढ़ के राजा बहादुर सिंह द्वारा बसाया गया था और सन 1818 में वल्लभगढ़ के राजा अनुरूप सिंह की विधवा ने अपने पति की स्मृति में यहाँ एक छतरी, एक पक्का तालाब बनवाया था।
मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि वल्लभगढ़ की जो उत्पत्ति है वो अभी तक सिर्फ एक जन श्रुति बनकर रह गई है। इसके अभी प्रमाणिक तौर से कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब 1818 में वल्लभगढ़ के राजा अनुरूप सिंह की विधवा ने अपनी पति की याद में छतरी और यहाँ पर पक्का तालाब बनवा दिया। आज भी पक्का तालाब और छतरी और किला जिसपे वो रहते थे वो आज भी विद्यमान है। यहाँ का अंतिम राजा सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का शहीद नाहर सिंह था। तो अगर क्वेश्चन आए कि यहाँ का अंतिम राजा कौन था, तो नाहर सिंह था, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गया। और यह नगर इस समय फरीदाबाद जिले के अंतर्गत है। मतलब ये नगर सिर्फ केवल जनश्रुतियों पर ही आधारित हम इसको कह सकते हैं। अगला हमारा जिला है पलवल। पलवल भी एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर माना जाता है कि अत्यंत बलशाली दानव पुल्लामबासुर को द्वापर काल में मारा गया था। तो यहाँ पर द्वापर काल में बलशाली दानव पुल्लामबासुर को मारा गया था। पलवल उस समय पुल्लामबासुर की राजधानी थी और उसके नाम पर ही इस नगर की स्थापना हुई। और समय के साथ साथ जो अब हमारा पुल्लामबासुर नाम है, इसको अब पलवल कहा जाने लगा। और इस नगर का संबंध महाभारत काल से भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान पलवल में रहते थे। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि जनश्रुतियों के अनुसार ये क्या माना जाता है कि अज्ञातवास पांडवों ने कहाँ बिताया, तो वो हम कह सकते हैं पलवल में। और उस समय यही घने वन थे और इस क्षेत्र के गांव अहारवन, जिसको अरवा भी कहा जाता है, का वर्णन श्रीमद् भगवत कथाओं में भी पाया जाता है। यहाँ का एक गांव है अहारवन और अरवा भी इसको कहा जाता है। मुगल शासन के समय समीपवर्ती क्षेत्र सहित एक नगर ड्यूबोजन को जागीर के रूप में दिया गया था। मुगल काल में जो मुगल शासक थे उन्होंने एक फिरंगी थे ड्यूबोजन, उनको एक जागीर के रूप में इसको सौंप दिया। दिल्ली के मिर्जा खां को लॉर्ड लेक द्वारा पराजित किए जाने पर अंग्रेजों ने इस अपने अधिकार में ही ले लिया था और यह नगर फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता था। लेकिन 15 अगस्त 2008 से इस जिले का दर्जा प्रदान किया गया। मतलब पहले ये जिला नहीं था, लेकिन 15 अगस्त 2008 से इसको जिला बना दिया गया। तो ये तो थे आज के ऐतिहासिक नगर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।